हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ फाइनेंस का ही एक पार्ट है। मैं आपको वो चार्ट दिखाती हूँ जिस चार्ट से हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। वेट, ये था हमारा चार्ट, ठीक है, जिसमें कि हमने क्या कर लिया था? पब्लिक फाइनेंस कंप्लीट कर लिया था, प्राइवेट फाइनेंस कंप्लीट कर लिया था और कॉरपोरेट फाइनेंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना लास्ट टाइप ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे, जो कि है पर्सनल फाइनेंस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस से। पर्सनल फाइनेंस हमारा क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा। वेट, ये हमारा पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? पर्सनल फाइनेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस टू द मॉनेटरी डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल और फैमिली यूनिट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? अपने फाइनेंस को या मॉनेटरी डिसीजन, ठीक है, पैसे से रिलेटेड सारे डिसीजन लेते हैं एक इंडिविजुअल लेवल पे या एक फैमिली यूनिट पे। ठीक है, अगर कोई भी पैसे का डिसीजन या फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन अगर इंडिविजुअल लेवल पे या फैमिली लेवल पे हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। इट एड्रेसेस द वेज इन विच इंडिविजुअल और फैमिलीज ऑप्टेन। ठीक है, ये सारे वो तरीके को एनालाइज करता है जिससे कि एक इंडिविजुअल या फैमिलीज अपने क्या करती है? खर्चे को मेंटेन करती है, जैसे कि बजट बना के, सेविंग करके, स्पेंड मॉनेटरी रिसोर्स ओवर टाइम। ठीक है, उन्होंने कितना खर्चा किया एक टाइम में, टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस फाइनेंशियल रिस्क एंड फ्यूचर लाइफ इवेंट्स। ठीक है, जैसे कि अगर इंडिविजुअल या फैमिली लेवल पे भी वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग फाइनेंशियल रिस्क होते हैं या फ्यूचर लाइफ इवेंट्स कभी कभी कुछ हो सकता है, तो वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके जब एक फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, अब पर्सनल फाइनेंसेस में हम कौन कौन से एरियाज पे फोकस करते हैं ज़्यादा? तो पहला हमारा होता है फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, पहले हम किसी भी इंडिविजुअल या फैमिली का क्या करते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन इज कंसर्न्ड विथ अंडरस्टैंडिंग द पर्सनल रिसोर्स अवेलेबल बाय एग्जामिंग नेट वर्थ एंड हाउस होल्ड कैश फ्लो। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे देखते हैं? एक मतलब उनके रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं जिसको वो एग्जामिन कर सके नेट वर्थ के लिए, मतलब एक टोटल निकालने के लिए कि एक हाउस होल्ड का कितना कैश फ्लो हो रहा है। जैसे कि अगर एक पर्सन का नेट वर्थ तुम्हें निकालना है, तो क्या करोगे? उसके बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें होंगी? नेट वर्थ इज़ अ पर्सन बैलेंस शीट। कैसे कैलकुलेट करोगे? एक पर्सन के बैलेंस शीट को कैसे तुम मेंटेन करोगे? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल एसेट्स अंडर द पर्सनस कंट्रोल। ठीक है, उसमें हम वो सारे एसेट्स को जोड़ रखेंगे जो कि एक इंडिविजुअल या फैमिली के कंट्रोल में, ठीक है, जो उसका होगा, माइनस ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, एट वन पॉइंट इन टाइम। ठीक है, उसमें से जितनी भी लाइबिलिटीज उसकी होगी, जो उन्होंने लिया होगा, जो एक पॉइंट एक टाइम पीरियड के लिए, उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। हाउस होल्ड कैश फ्लो टोटल्स अप ऑल द एक्सपेक्टेड सोर्सेज ऑफ इनकम विद इन अ ईयर। उसमें हम क्या जोड़ेंगे? एक साल में, मतलब हाँ, विद इन अ ईयर, एक साल में उसके कितने सोर्स ऑफ इनकम है, वो सारे इनकम्स को हम प्लस करेंगे, माइनस ऑल एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस विद इन अ सेम ईयर। और उसी सेम ईयर में उसको कहाँ कहाँ चीज़ें खर्च करनी है, मतलब उसके कहाँ कहाँ खर्चे हो सकते हैं। From these analyze, the financial planner can determine to what degree and what time the person goals can be accomplished। ठीक है, सब अगर एक बैलेंस शीट में देखो, तो मेरे मतलब कि मान लो मेरा बैलेंस शीट निकालना हुआ, तो मेरे बैलेंस शीट में क्या क्या जुटेगा कि हम मेरे पास कितना घर है, दुकान है, उन सारे की वैल्यू। ठीक है, फिर हमने मेरे अब माइनस क्या होगा? मेरे पास जितनी भी लाइबिलिटीज़ होगी, मान लो हम किसी से 50,000 का कर्ज ले के रखे हैं, 1 लाख का कर्ज लेके रखे हैं, तो वो माइनस कर देंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस हो जाएगी। और मेरे जितने भी, मान लो हम 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो 50,000 वो जुट जाएगा। ठीक है, कि मेरी इतनी सैलरी आएगी, लेकिन उस 50,000 में से हम कहाँ कहाँ खर्च
खर्च करेंगे, मान लो 10,000 मेरी ट्यूशन फीस है, 5,000 मेरा कपड़े का खर्च है, 5,000 मेरा राशन का खर्च है, तो वो सब चीज़ें माइनस करके जितना आएगा उसी के हिसाब से जो एक फाइनेंशियल प्लानर होगा वो ये देखेगा कि कितना हम कब तक, मेरा जो जो गोल है, मान लो मेरा गोल है कार खरीदने का, एक कुछ खरीदने का, तो वो गोल कब तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा ये था फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने का तरीका। एक फाइनेंशियल प्लानर कैसे एक हाउस होल्ड या इंडिविजुअल की जो है फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा। दूसरा है एडिक्वेट प्रोटेक्शन। The adequate protection, the analysis of how to protect household from unseen risk, ठीक है, unforeseen risk। फिर वो देखेगा कि कैसे एक हाउस होल्ड को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कि मतलब कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है कि जो अनफोर्सिन, जो हमने देखा नहीं है लेकिन रिस्क हो सकता है, तो वो उससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। These risks can be divided into liability, property, death, disability, health and long term care. Some of these risks may be self insurable। ठीक है, मतलब ये रिस्क जैसे कुछ भी हो सकता है, कि जैसे कि उसने लाइबिलिटी ली हो तो उसको कैसे पे बैक करेगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है, या उसकी डेथ हो जाती है, या वो डिसेबल्ड हो जाता है, या उसकी हेल्थ या लॉन्ग टर्म केयर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी रिस्क हो सकता है। While most will require the purchase of an insurance contract, ठीक है, या वो खुद का इंश्योरेंस लेके रखा हो, ठीक है, कि उसने क्या कर रखा है अपने लिए, उसने अपने लिए कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है या नहीं। डिटरमाइनिंग हाउ इंश्योरेंस टू गेट और एट द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव टर्म्स रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द मार्केट फॉर पर्सनल इंश्योरेंस। ठीक है, इसी से हमें मार्केट में पता चलता है कि इफेक्टिव, मतलब अगर उसने इंश्योरेंस ले रखा है, कितने का ले रखा है, तो उस पर रिस्क है नहीं है, तो इससे एक मार्केट को पता चलता है, नॉलेज मिलती है कि हाँ इसका मतलब कि ये कितना एडिक्वेट प्रोटेक्शन अपने लिए रखा है, या उसने वो कितना प्रोटेक्टेड है फ्यूचर के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग में क्या आएगा? Typically the income tax is the single largest expense is in household। ठीक है, देखो अगर किसी भी हाउस होल्ड में सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता होगा तो क्या दिया जाता होगा? इनकम टैक्स दिया जाता होगा, उससे बड़ा कोई टैक्स नहीं होता है एक हाउस होल्ड के लिए। ठीक है, मैनेजिंग टैक्सेस इज नॉट अ क्वेश्चन फॉर इफ़ यू विल पे टैक्सेस। ठीक है, अगर तुम टैक्स पे कर रहे हो तो टैक्स को मैनेज करने का सवाल ही नहीं होता। बट व्हेन एंड हाउ मच, लेकिन कब और कितना। गवर्नमेंट गिव्स मैनी इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स डिडक्शन एंड क्रेडिट्स, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत टाइम, बहुत अलग अलग टाइम अलग अलग इंसेंटिव्स देती है। अगर तुम टैक्स पे करना चाहते हो, या अलग अलग वो क्रेडिट्स भी प्रोवाइड करती है हमको टाइम टू टाइम, विच कैन बी यूज टू रिड्यूस द लाइफ टाइम टैक्स बर्डन, जो कि हमारा क्या कर सकता है, अलग अलग लाइफ टाइम टैक्स बर्डन को कम कर सकता है। मोस्ट मॉडर्न गवर्नमेंट यूज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोग्रेसिव टैक्स यूज़ करती है ना, कि जो जितना कमाएगा वो उतने पे उतना परसेंट, मतलब कि ठीक है, एक टैक्स स्लैब जो उसका चलता है वो उतना, हम मॉडर्न तरीका यही होता है गवर्नमेंट का कि वो प्रोग्रेसिव टैक्स यूज़ करती है। टिपिकली एज वंस इनकम ग्रोज अ हायर मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स मस्ट बी पेड। ठीक है, जैसे कि टैक्स स्लैब होता है कि अगर आप 5 से 10 लाख में हो रहे हो तो आप 5% दोगे, फिर आप 10 से 15 लाख दे रहे हो तो आप 8% में होगे। तो उनके टैक्स के स्लैब के हिसाब से चलता है कि अगर आपकी इनकम ग्रो हुई है तो आपको टैक्स भी ज़्यादा बढ़ा के देना होगा। Understanding how to take advantage of the my rate tax breaks when the planning one's personal finances can make a significant impact। ठीक है, तो यही प्लान करना कि हम कितने अच्छे से अपना टैक्स भरें, कब टैक्स भरें और कितना भरें, ताकि हमें इंसेंटिव्स और क्रेडिट्स मिल सके, गवर्नमेंट की स्कीम्स का हम बेनिफिट उठा सके, इसी को बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्स। ठीक है, अब होता है नेक्स्ट चीज़ कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें और मेरे जो पर्सनल गोल्स हैं
उसको हम कैसे अचीव करें, ठीक है, ये भी तो बहुत बड़ा काम होता है हमारा। तो प्लानिंग हाउ टू अक्यूमुलेट इनफ मनी फॉर लार्ज परचेजेस एंड लाइफ इवेंट इज़ व्हाट मोस्ट पीपल कंसीडर टू बी फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। वो लोग ये प्लान करते हैं कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा परचेस कर सके अपने लाइफ में, ठीक है, यही होता है उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट। मेजर रीजन टू अक्यूमुलेट एसेट्स इंक्लूड परचेजिंग अ हाउस, अ कार, स्टार्टिंग अ बिजनेस, पेइंग फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि वो घर खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कार खरीद रहा है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एजुकेशन पे एक्सपेंस कर रहा है, एंड सेविंग फॉर रिटायरमेंट, और कुछ चीज़ें वो कुछ पैसे वो अपने रिटायरमेंट के लिए भी सेव करके रखते हैं। दिस एसेट्स एलोकेशन विल प्रिस्क्राइब अ परसेंटेज एलोकेशन टू बी इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, बॉन्ड, कैश एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और वो अलग अलग एसेट्स को वो लोग अलग अलग अपने एसेट्स को क्या करते हैं, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में और बहुत जगह इन्वेस्ट करके रखते हैं। द एलोकेशन शुड ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन द पर्सनल रिस्क प्रॉफिटेबल फॉर एवरी इन्वेस्टर सिंस रिस्क एटीट्यूड्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। इसको भी हम कंसीडर्स में लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको भी हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, पर्सनल रिस्क होते हैं, ठीक है, कि आप किस चीज़ में पैसा लगा वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है। पर्सनल रिस्क प्रोफाइल फॉर एवरी इन्वेस्टर, क्योंकि जो एटीट्यूड होता है लोगों का रिस्क के टूवर्ड्स, वो हर पर्सन के लिए अलग होता है, हर पर्सन के लिए सेम नहीं होता है, ठीक है। तो यही था हमारा इन्वेस्टमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्स। नेक्स्ट है हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग। जैसा कि अभी हमने देखा कि वो रिटायरमेंट के लिए भी सेव करके रखता है, तो वही अब हम देखेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होता है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ मच इट कॉस्ट टू लिव एट रिटायरमेंट, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आदमी ये समझने की कोशिश करता है कि हम कितना पैसा सेव कर ले जो कि रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे, एंड कमिंग अप विद अ प्लान टू डिस्ट्रीब्यूट एसेट टू मीट एनी इनकम शॉर्टफॉल, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, वो धीरे धीरे प्लान करना शुरू करता है कि हम ऐसे कौन से एसेट्स खरीद के रखें जो हमारे अगर पैसे की कमी होती है, इनकम के आने का जरिया बंद होता है, तो वो पैसा हमें काम आ सके। मेथड्स फॉर रिटायरमेंट प्लान includes taking advantage of government allowed structures to manage tax liability including individual structure और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट प्लान्स, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि हम अलग अलग रिटायरमेंट प्लान देखते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स निकालती है, जैसे कि अगर टैक्स लाइबिलिटी को मैनेज करना है तो उसका अलग अलग स्ट्रक्चर्स आता है कि आप रिटायर्ड हो, आप इंडिविजुअल स्ट्रक्चर में आते हो, तो हम वैसे वैसे स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं ताकि हमें क्या कर सके, गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट्स मिल सकें। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा स्टेट प्लानिंग। इन्वॉल्व प्लानिंग फॉर द डिस्पोजिशन ऑफ वंस एसेट्स आफ्टर डेथ। यू कैन लीव योर एसेट्स टू फैमिली, फ्रेंड्स एंड चैरिटेबल ग्रुप, ठीक है। स्टेट प्लानिंग के हम अपने जो एसेट्स है, ठीक है, हमारी पूंजी है, उसको हम कैसे रख के जाते हैं, ताकि हम एक प्लान करके जाते हैं ना कि मेरे मरने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी। हम अपने फैमिली के लिए छोड़ना चाहते हैं, फ्रेंड के लिए छोड़ना चाहते हैं, चैरिटेबल ग्रुप के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो यही आता है स्टेट प्लानिंग में, ठीक है। हम अपने जो भी हमने एसेट्स आज तक खरीदा है, हम उसको किसी ना किसी के लिए उसको फिक्स कर देते हैं। तो यही 4-5 स्टेप्स थे जो कि एक इंडिविजुअल क्या करेगा, पैसा कमाएगा, देखेगा कितना खर्च है, कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, फिर टैक्स देने का सोचेगा, फिर वो सोचेगा उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, फिर वो सोचेगा कि हम रिटायरमेंट के लिए भी कुछ बता लें, और फिर जो हमने आज तक खरीदा है वो किसी के नाम कर दे। बस यही आता है इंडिविजुअल प्लानिंग में, जो कि मैंने आपको बहुत डीप में समझा दिया। अगर इसके बाद भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।